नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपकी कमाई की स्ट्रैटेजी। हमारे साथ कल की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके साथ आज हमारे साथ है एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी का स्वागत करते हैं शो में, और हमारे तमाम सहयोगी जो हमें अलग अलग सेक्टर से जुड़ी खबर देंगे। कुशल से जानेंगे बाजार में आज किन सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्शन हमें देखने को मिला। दीपांशु से जानेंगे सुमितोमो केमिकल में बड़ा उछाल क्यों आया। मानसी बताएंगी इस साल कैसा रहेगा गोल्ड लोन का कारोबार। सबसे बातचीत शुरू करें उससे पहले जरा बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो शेयर बाजार का आज का दिन भी दिन भर मुनाफा वसूली का दबाव झेलता रहा, लेकिन आखिरी घंटे में हमने देखा शानदार रिकवरी और निफ्टी दिन के निचले स्तरों से करीब 115 अंक संभलकर 15,575 के पास सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स भी निचले स्तरों से 400 अंक सुधरकर 51,850 के पास बंद हुआ। निफ्टी बैंक 36 अंकों की बढ़त के साथ 35,375 के पास बंद हुआ और बाजार को आज सरकारी बैंक, मेटल और ऑटो शेयरों से सहारा मिला। एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा समझ लेते हैं, क्या संदेश वहां से मिल रहा है। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 921 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 242 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में खरीदारी की। आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आई इस रिकवरी को कैसे समझा जाए। भारतीय बाजारों में आज सुस्ती और कंसोलिडेशन का दिन रहा। दुनिया भर के बाजारों से हल्की सुस्ती, हल्की कमजोरी के संकेत है और उनको देखते हुए भारतीय बाजार एकदम शांत शुरुआत करते हुए दिखे। फिर दिन के दौरान हल्का फुल्का करेक्शन, लेकिन जैसे ही 15,500 के नीचे बाजार आए निफ्टी पर, वहां से धीमे धीमे फिर से खरीदारी लौटती दिखी। तो 15,450, 15,500 जो निफ्टी पर सपोर्ट रेंज है, वहां पर सपोर्ट लेकर आखिरी 1 घंटे में बाजार ने मजबूती दिखाई और 15,600 की तरफ फिर से बढ़ते हुए दिखे। 1 पॉइंट से ही निफ्टी मजबूत बंद होने में कामयाब रहा और ये लाइफ टाइम हाई की सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है, जहां अब तक की दूसरी सबसे बेहतरीन क्लोजिंग बाजार को देखने को मिली। तो इंडेक्स के लेवल के हिसाब से भले आपको सुस्ती लगे, लेकिन एक्शन भरपूर था और एक्शन भरपूर था इंडेक्स के बाहर। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में आज भी जबरदस्त एक्शन और वहां पर लाइफ टाइम हाई बनते हुए दिखे। स्मॉल कैप इंडेक्स 1% से 1.25% के आसपास मजबूत होता हुआ नजर आया। तो चौतरफा खरीदारी ब्रॉडर मार्केट में थी। बैंक निफ्टी में भी आप देखें तो शांत क्लोजिंग होती हुई दिखी, हल्के हरे निशान के साथ 30-35 पॉइंट, और ये एडजस्ट होने के बाद क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आई। अदरवाइज प्रोविजनल बेसिस पर आप देखेंगे तो दिन की ऊंचाइयों पर निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स में हल्के लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिखा, लेकिन ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इंडेक्स से हटकर फोकस बाजार का फिर से कैश मार्केट के स्टॉक्स में आता दिखा। निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली थी और वो भी तब जबकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 45 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। एफआईआई और घरेलू फंड्स के आंकड़े मिले जुले हैं। कोरोना के आंकड़े 1.25 लाख के आसपास हैं, कंफर्टेबल हैं, बेहतर होते दिख रहे हैं धीमे धीमे। ग्लोबल मार्केट्स न बहुत तेज़ी में है तो कमज़ोर तो है ही नहीं। तो ये जो सारे मिले जुले संकेत हैं, इन संकेतों के बीच में भारतीय बाजारों ने 3 दिनों तक लगातार लाइफ हाई बनाने के बाद हल्का फुल्का जो करेक्शन कल शुरुआत की थी उसे थोड़ा और आगे बढ़ाया और उसे आगे बढ़ाकर फिर से निचले स्तरों से रिकवर होकर आज फ्लैट बंद होने में कामयाब रहे। अब कल के बाजार पर क्या खास स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए अनिल जी से समझेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आज के बाजार का जो कारोबार हुआ वहां पर कहां सबसे ज्यादा एक्शन था, हमारे सहयोगी कुशल के पास चलते हैं। कुशल जरा बताएं आज खबरों के दम पर कहां था सबसे ज्यादा एक्शन। जी, तो कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन आज बाजारों में हमें मिड हाफ तक अगर आप देखें, फर्स्ट हाफ में जो गिरावट देखने को मिली थी उसके बाद सेकेंड हाफ में एक शानदार रिकवरी जो है आती हुई नजर आई। यहां पर जो लीड कर रहे थे उसमें पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा निकल कर आए। पर सबसे पहले आप देखिए निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की सूची, उसमें यूपीएल, टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स ने शानदार तेजी के साथ जो है अपनी क्लोजिंग दिखाई। पर गिरने वाले शेयरों की सूची भी कम नहीं थी। नतीजों के बाद आईटीसी पर दबाव दिखा, साथ ही एंटायर आईटी पैक्ट जिसमें दिग्गज काउंटर टेक महिंद्रा भी शामिल था, वहां पर भी गिरावट का रुझान हमें देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप पीएसयू बैंक्स की बात करें तो सेक्टर स्पेसिफिक सबसे ज्यादा गेन्स यहां पर आए, करीब 3% से ज्यादा की तेजी यहां पर बनती हुई दिखी, जिसमें पीएनबी जो है टॉप गेनर निकल कर आया। मेटल स्पेस लगातार फिर से
थोड़ी सी रफ्तार पकड़ती हुई दिख रहे हैं और इसी वजह से आप देखिए आज के सत्र में भी अच्छे गेंस निचले स्तरों से यहाँ पर भी आते हुए नजर आए, जिसमें वेदांता, वेल्सपन कॉर्प जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई। ऑटो स्पेस में दमदार मार्केट आवर्स के दौरान नतीजे आते हुए दिखे थे मदरसन सुमी के, उसके बाद यहाँ पर तेजी रुकी ही नहीं। इनफैक्ट आप देखिए 13-14% के इंट्राडे गेन्स के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी। साथ ही ऑटो एंसिलरी स्पेस से नतीजों के पहले भारत फोर्ज में भी अच्छा एक्शन बना, अपोलो टायर्स में भी अच्छी तेजी आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। रियल्टी स्पेस फिर से फोकस में बनता हुआ दिखा, कल की थोड़ी गिरावट के बाद आज अच्छा रुझान वापस से लौटता हुआ नजर आया और जिसमें ब्रिगेड एंटरप्राइजेस टॉप गेनर निकल कर आया। आईटी स्पेस लगातार गिरावट का दौर दिखा रहा है और यहाँ पर आज भी हमें मुनाफा वसूली देखने को मिली, तो टेक महिंद्रा समेत माइंडट्री, एचसीएल टेक पर भी आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। और अंत में अगर आप जी के हिट कॉल्स की भी बात करें तो भारत फोर्ज यहाँ पर वागले साहब ने और राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में भी आपको रेकमेंड किया गया था, तो अच्छी तेजी यहाँ पर बनी। मुथूट फाइनेंस जय ने आपको बताया था, अपोलो टायर्स किरण जी का कॉल था और अंत में अनिल सर के बर्थडे पर उन्होंने जो अपनी पिक दी थी सेंचुरी, इनका 20% के ऊपरी सर्किट पर कामकाज करता हुआ नजर आया। तो ऑल इन ऑल काफ़ी बढ़िया ट्रेड्स आज के सत्र में जी की टीम ने आपको रेकमेंड किए हैं। अब देखना होगा कि कल के सत्र में जो पहली वीकली एक्सपायरी इस महीने की हमें देखने को मिलेगी, किस तरफ बाजार जाता है। वीके शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं सर, आज के कारोबार की खासियत आपके लिए क्या रही और आने वाले दिनों में क्या ये मोमेंटम बरकरार रखने की उम्मीद रखें बाजार की, क्या संकेत बाजार के लिए अहम हो सकते हैं? और आज आप कल की जो इंट्राडे पिक है वो बताइए। जी नमस्ते स्वाति जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अनिल जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनके 91वें जन्म दिवस पर। और जहाँ तक मार्केट का सवाल है, हमारे मार्केट यहाँ से बेहतर ही करेंगे। इस वक्त थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि जब ये खासकर जब रिलायंस चलता है तो मार्केट थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो ऐसे माहौल के अंदर जो मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े कम चलते हैं। लेकिन अभी थर्सडे एक बार गुजर जाने के बाद मैं समझता हूँ फ्राइडे से नए सिरे से वापस तेजी होती दिखाई देगी हमें। अब जहाँ तक आज का सवाल है, मतलब कल के लिए जो आपको एक स्टॉक दे रहा हूँ वो है इंडिया बुल हाउसिंग। तो ये 227 पे क्लोज हुआ है इंट्राडे टर्म्स के लिए और इसका जो क्लोजिंग हाई है 227 का वो करीब 2.5 महीने का हाई है। तो इसमें 223 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और 235 रुपये का टारगेट बना के चलें। लेकिन क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड है तो ध्यान रखिए स्टॉप लॉस को लगातार ऊपर बढ़ाते रहिए। और जहाँ तक पोजिशनल का सवाल है तो वो मैं एक दे रहा हूँ ला ओपाला क्लास में, तो वो करीब 80 रुपये पे स्टॉक है। ये फंडामेंटली और तकनीकी दोनों ही दृष्टि से अभी सक्षम है। 80 रुपये पे लीजिए, 70 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर का आपका टारगेट रहेगा करीब 200 रुपये। ध्यान रखिए, ये भी कहने वाली बात है, स्टॉप लॉस को लगातार बढ़ाते रहिए जी। तो वीके शर्मा जी के दो पिक्स, एक कल के लिए इंट्राडे में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में उन्होंने खरीदारी की राय दी है और हफ्ते भर का नजरिया उन्होंने लाओपाला में रखने का आज सुझाव दिया है। वीके शर्मा जी से बातचीत जारी रहेगी। कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक खबरों का जरा रुख कर लेते हैं और खास तौर पर हमने एक शेयर में आज काफी बड़ा उछाल देखा, सुमितोमो केमिकल। शेयर नए शिखर पर है, 3 हफ्ते में 25% तक ये दौड़ा है। दीपांशु भंडारी हमारे साथ है, हमारे से होगी। दीपांशु जरा बताएं सुमितोमो केमिकल में इतना तेज उछाल क्यों नजर आ रहा है? सुमिटोमो केमिकल दमदार उछाल इस काउंटर में आपको आते हुए दिखा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में जबरदस्त तेजी रही थी और पिछले कुछ दिनों से देखें तो अच्छी तेजी दिखा चुका है, लगभग 25% का उछाल। नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में हमारा जो खास सेगमेंट होता है इसमें भी हमने आपको बताया था कि जबरदस्त नतीजे आएंगे और बिल्कुल वैसा ही होते हुए दिखा। मुनाफे में आपने 2.5 गुना का उछाल देखा, आय और मार्जिन में भी अच्छी बढ़त रही। तो दमदार नतीजे और साथ ही मैनेजमेंट की मजबूत कॉमेंट्री की वजह से इस स्टॉक में आप तेजी आते हुए देख रहे हैं। बेहतर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से कंपनी की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, क्षमता उपयोग, वो बढ़ते हुए जा रहा है, तो उससे मार्जिन्स में सुधार होते हुए दिख रहा है और मैनेजमेंट ने भरोसा जताया है कि आगे भी खर्च कम होंगे और मार्जिन्स बढ़ेंगे। इसके साथ ही सभी कारोबारों का मजबूत प्रदर्शन रहा है पिछले साल में और कोरोना की जो दूसरी लहर आई है अप्रैल और मई के महीने में, उसका इनके कामकाज पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं होते हुए दिखा है। तो कंपनी का भरोसा है कि आने वाला साल भी अच्छा रहेगा और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर ये स्पेशल फोकस करने वाले हैं। इसके अलावा मॉनसून से भी भरोसा बढ़ते हुए दिख रहा है क्योंकि आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है कि इस बार फिर से अच्छा मॉनसून रहेगा। 101% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज। इस कंपनी की 80% बिक्री घरेलू मार्केट से आती है और ज्यादातर बिक्री आप देखते हैं एग्री सेक्टर में। मॉनसून के बाद उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए भी कंपनी तैयार है। इन्वेंट्री लेवल्स भी अच्छे हैं
के इस समय। आगे जाकर अगर आप देखें तो अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान मैनेजमेंट ने हमें बताया है। अगले 2 साल में 100 करोड़ से ज़्यादा का केपेक्स किया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं वहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। जापान की जो इनकी पेरेंट है सुमितोमो जापान, उसके लिए 5 प्रोडक्ट्स ये बनाएंगे और हर प्रोडक्ट से सालाना 200 से 250 करोड़ की आय आने का अनुमान है। तो इससे टॉप लाइन में अच्छी बढ़त मिलेगी। इसके साथ ही इन्होंने दहेज और भावनगर में 2 नए प्लांट्स लगाने का फैसला लिया है और यहाँ पर ऑफ पेटेंट जेनरिक प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, जिससे भी अच्छी बिक्री का अनुमान लगाया जा रहा है। तो मजबूत नतीजे, साथ ही दमदार कमेंट्री और अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान बाजार को पसंद आ रहे हैं और इसलिए आप देख रहे हैं सुमिटोमो केमिकल में आई है जबरदस्त तेजी। बिल्कुल, तो सुमितोमो केमिकल्स में तेजी का राज हमने समझा दीपांशु से। जरा कच्चे तेल पर नजर डालें। हमने देखा कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। अब महंगे क्रूड से किसे फायदा होगा और किसे होगा नुकसान, पूरी रिपोर्ट है हमारे सहयोगी कुशल के पास। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। कुशल, बताएं। जी, तो कच्चे तेल में तेजी का उछाल जो है हमें देखने को मिला है और ऑलमोस्ट $71 के आसपास जो है ये कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट ओपेक के फैसले के बाद 3% तक कच्चा तेल उछलता हुआ नजर आया और ये इसलिए क्योंकि अब देखें तो 2 साल के जो ऊपरी स्तर कच्चा तेल अब छूता हुआ दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो फिर से रिज्यूम होती हुई नजर आ रही हैं। जैसे जैसे पेंडेमिक कम होता हुआ दिख रहा है और डिमांड ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं सप्लाई को आउटपेस करती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट जुलाई तक अगर आप देखें तो यहाँ पर जो उत्पादन है जुलाई में 4.5 लाख बैरल से बढ़ाया जा सकता है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी बता रही हैं। इससे क्या होगा कि काफ़ी सारी जो कंपनियां हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं उनको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा, जिसमें HOEC, साथ ही ONGC, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स फोकस में आएंगे। साथ ही ऑफशोर ड्रिलिंग से अबान ऑफशोर और जो कैपिटल गुड्स की कंपनियां हैं उनकी ऑर्डर बुक का जो 28 से 60% हिस्सा है वो खाड़ी देशों से आता है, तो उनको अगर फ़ायदा होगा तो इनको भी इनके ऑर्डर बुक भी जो है और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। पर दूसरी तरफ काफ़ी सारी कंपनियां या सेक्टर्स नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हुए दिखेंगे कच्चे तेल का दाम जो है वो बढ़ने से, जिसमें अगर आप देखें तो ऑटो कंपनियां जिसमें मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, या ये इन पर इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से जो फ्यूल कॉस्ट है वो कंज्यूमर के लिए बढ़ता हुआ दिखेगा। दूसरी तरफ जो अगर आप देखें FMCG कंपनियां हैं या फिर जितनी भी पेंट कंपनियां हैं जिनका क्रूड डेरिवेटिव काफ़ी बड़ा इनपुट कॉस्ट का कंपोनेंट होता है, वहाँ पर भी आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट इनकी मार्जिन्स पर हो सकता है। और अंत में अगर आप एविएशन की भी बात करें तो वहाँ पर जो ATF है वहाँ वो चीज़ बढ़ती हुई दिख सकती है और उससे इनके भी बॉटम लाइन पर इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स और स्पेसेस ऐसे हैं जो नेगेटिवली भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, पर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां फायदे में रहेंगी। वहीं अगर कोरोना के टाइम पर देखें, जब लोग पैसों की कमी से जूझ रहे थे तो लोगों को गोल्ड लोन का सहारा मिला था। अब क्या इस साल चमकेगा गोल्ड लोन का कारोबार? जरा पूरा इसका गणित समझते हैं हमारी सहयोगी मानसी से। मानसी, बताएं, Q2 में गोल्ड लोन की ग्रोथ बढ़ेगी? जी बिल्कुल, देखिए गोल्ड लोन कंपनियां जो हैं वो काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर चल रही है। इस साल गोल्ड लोन कारोबार जो है वो चमकता हुआ देखने की पूरी उम्मीद है। जी हाँ, Q2 FY22 तक गोल्ड लोन कारोबार रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। गोल्ड लोन कंपनीज को अनलॉक और इकोनॉमी खुलने से कारोबार को फायदा होता हुआ दिखेगा। कोरोना में हुई पैसों की किल्लत के चलते लोग जिनकी डिस्पोजेबल इनकम कम है वो तुरंत प्रभाव से गोल्ड लोन लेने की तरफ दौड़ेंगे, क्योंकि इंस्टेंट कैश गोल्ड लोन से काफी हद तक मिलता हुआ दिख सकता है। तेलंगाना, कर्नाटक से मांग सुधरने की शुरुआत होती हुई भी दिख चुकी है। Q1 से ही मांग में सुधार के पूरे संकेत नजर आ रहे हैं। FY22 में 10 से 15% ग्रोथ की उम्मीद हम लगाकर चल रहे हैं। लोन डिफॉल्ट भी FY21 से कम होने की इस बार उम्मीद यहां पर गोल्ड लोन कंपनियों को है। गोल्ड लोन फाइनेंस की स्थिति जो है पहले अच्छी नहीं थी, अब यहां पर रिकवरी की उम्मीद ये कंपनियां लगाकर चल रही हैं। पहले की स्थिति की अगर बात करें या अब तक की स्थिति की अगर बात करें, FY21 में सोना 24.7% गिरता हुआ दिखा। इसका एक इम्पैक्ट आता है गोल्ड लोन कंपनियों पर। 5,250 रुपए प्रति ग्राम से 3,950 रुपए प्रति ग्राम तक सोने के दाम
फिसलते हुए हमने देखे हैं। Q4 FY21 में मन्नापुरम फाइनेंस का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 5.6% घटता हुआ तिमाही आधार पर दिखा था। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को बैंकों के सस्ते कर्ज जो बैंक गोल्ड लोन देते हैं उनमें इंटरेस्ट रेट काफी चीप होते हैं, इसका भी एक मुकाबला करना होता है। ये भी एक कंपटीशन गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से तेलंगाना कर्नाटक से मांग सुधरती दिख रही है, अनलॉक के फेजेस शुरू होंगे तो लोग फिर से गोल्ड लोन की तरफ बढ़ते हुए दिखने को मिलेंगे। और साथ ही पैसों की किल्लत है, डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथों में कम है, और अगर पैसों की जरूरत पड़ जाए तो फिर गोल्ड लोन कंपनियों का रास्ता जरूर लोगों को देखना होगा, जिसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिवली मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस जैसी कंपनियों को मिलेगा। शर्मा जी, गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर आपकी राय? गोल्ड फाइनेंस कंपनियां अच्छा ही करेंगी। अब ये कोई खुशी का वक्त तो नहीं है कि लोगों को जब अपने पैसे की आवश्यकता होगी तो हर एक के पास सोना होता है तो उसके ऊपर वो जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करता है। तो कठिन समय है मोस्ट लोगों के लिए, तो उसके अंदर ये एक विडंबना है कि ये लोन बढ़ेगा, लेकिन ये उन कंपनियों के लिए अच्छा है। तो उस दृष्टि से अगर आप इसके शेयर धारक हैं तो आपको फायदा हो सकता है, पर ये फायदा थोड़ा किसी के पसीने की इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब मुझे ये कहना है, लेकिन ये बिजनेस पक्का बढ़ेगा और गोल्ड कंपनियां अच्छा करेंगी। ओके सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो के खास सेगमेंट का वक्त हो गया है। नाम है शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा है हमारे साथ शो में। सर बताइए, अब ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल के लिए कहाँ? स्वाति जी, कल के ऑप्शन के लिए एक जो स्टॉक है वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है। ये जो अब वापस नए सिरे से जब ये लोग बाहर निकलेंगे तो टायर्स की बिक्री अच्छी होगी। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टेक्निकली भी एक अच्छा है और FNO के हिसाब से भी अच्छा है। तो इसका जो 2300 की कॉल आप करीब रहे 45 रुपये पे, 38 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और आपका टारगेट रहेगा इसके अंदर 60 रुपये। और दूसरा जो स्टॉक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। तो प्रॉपर्टी के स्टॉक्स के अंदर ये सबसे अच्छा रिस्पेक्टेबल स्टॉक है और जहाँ पे मैनेजमेंट को और इन्वेस्टर्स को भी बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। तो यहाँ पे 1400 की कॉल मैं सलाह दे रहा हूँ। 57 रुपये पे जो कोट हुआ है वहाँ पे ले, 45 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखें और टारगेट इसमें रहेगा थोड़ा ऊपर आपका 80 रुपये। तो ये दोनों स्टॉक लीजिए, लेकिन दोनों में से एक स्टॉक लेना हो तो मेरी सलाह आपके दूसरी जो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अनिल जी के पास चलते हैं और समझते हैं कल बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलने वाले हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स जानते हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, डाउ फ्यूचर्स 45 पॉइंट ऊपर थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। देखते हैं अमेरिकी बाजारों में किस तरह का कारोबार होता है, वो हमारे बाजारों की किस तरह की शुरुआत होगी ये तय करेगा। डाउ फ्यूचर्स भी हम देखेंगे सुबह, और उसके साथ साथ देखते हैं कि आज FIs के डेटा किस तरह के रहते हैं। लेकिन बाजारों के मोमेंटम के लिहाज से देखें तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। हर पहले सपोर्ट लेवल पर बाजार में खरीदारी आती दिख रही है और कल भी ये पहला सपोर्ट लेवल 15,425 से 15,475 की रेंज में रहेगा। इस रेंज में खरीदारी आने की पूरी संभावना है। ऊपरी स्तरों पर 15,650, 15,700 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल आप मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,900, 35,100 मजबूत सपोर्ट जोन है जहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करा रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर 35,500 से 35,700 हल्की रुकावट का लेवल जहां पर बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही। तो इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकलेगा बैंक निफ्टी बड़ा मूव देगा और बैंक निफ्टी ही मेक या ब्रेक करने का काम करेगा और वो निफ्टी के लिए डायरेक्शन तय करेगा। अगर बैंक निफ्टी कमजोर होता है 34,900 के नीचे तो फिर निफ्टी के लिए नए हाई बनाना मुश्किल होगा और बैंक निफ्टी अगर 35,700 के ऊपर निकलकर और तेजी दिखाए तो फिर निफ्टी आपका 15,700 और उसके ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है। तो वहां से आपको संकेत आते दिखेंगे। अच्छी बात यह है कि कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स ऐसे हैं जो ब्रेकआउट के लिए तैयार होते दिख रहे हैं और वहां पर अच्छा एक्शन आखिरी 1 घंटे में आता हुआ दिखा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी फर्स्ट क्लास बढ़िया भरपूर तेजी बरकरार है। वहां पर एक्शन इस हफ्ते यानी कि कल और परसों और रहने की पूरी उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल बाजारों का एक्शन बेहतरीन है और देखते हैं कल फिर से हफ्ते की एक्सपायरी है, गुरुवार है, तो आपको शायद दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। लेकिन बाय एंड डिप्स का मार्केट है, अब तक ये बिल्कुल साफ है और कल भी रहना चाहिए।
तो बाजार पर कल की स्ट्रैटेजी के बाद देखते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से बात करते हैं। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रखें? बिल्कुल, देखिए बाजार में निफ्टी जरूर फ्लैटिश हुआ था, बट स्टॉक वाइज काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और हमारा मानना है कि सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में देखने को मिलेगा। तो पहला ट्रेड तो रहेगा यूपीएल में। आप देखोगे तो यूपीएल में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को बना है और हम यहाँ पे 860 का कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यूपीएल कहने के ऊपर में 880 तक के लेवल पे जाएगा, तो यूपीएल का 860 का कॉल लीजिए। इस कॉल में लगभग आपको 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और 40 रुपए तक के टारगेट हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पे अंबुजा सीमेंट रहेगा, 340 का कॉल लेना चाहिए। 7 रुपए के आसपास चल रहा है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस है और हमारा मानना है कि अंबुजा का ये कॉल 15 रुपए तक के टारगेट हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया चंदन जी, शो में शामिल हुए और कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई आपने। शर्मा जी, इस बार आज तो आपने लॉन्ग टर्म पिक कोई रखी नहीं है दर्शकों के लिए, मीडियम टर्म तक के नजरिए के लिए कोई स्टॉक सजेस्ट करेंगे अपना पसंदीदा? मैंने रखी तो है, तो अभी बोल दूं? 2 मिनट का समय हो तो? बिल्कुल 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 सर, जी बिल्कुल बताइए। हाँ, ना सर। तो सीसीएल प्रोडक्ट्स एक कंपनी है जो इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉफी की और इसका 36% हिस्सा है पूरी मार्केट का। और अभी क्या हुआ है कि ब्राजील के अंदर जो थोड़ा सूखा पड़ा है और उसकी वजह से ब्राजील में जो कॉफी का सबसे बड़ा निर्यातक है वहां पे सूखा पड़ने की वजह से प्रोडक्शन कम है और देश मतलब दुनिया भर में कॉफी की कीमतें बढ़ रही हैं। इवन इनफैक्ट यूएस के अंदर भी आप अगर किसी उसमें जाएं दुकान में तो वहां पे कैफे में तो 17 से 20% वृद्धि वहां पे हुई है। अब ये देखें कि ये जो कंपनी है इसका भारत में और वियतनाम में और स्विट्जरलैंड में एक छोटे छोटे प्लांट है, लेकिन जो बड़ा प्लांट है वो भारत में है और जो वियतनाम वाला प्लांट है वो इसका ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो वो वहाँ पे ये कंपनी जब गई थी 2012 में प्लांट लगाया था तो वहाँ की प्रदेश, वहाँ का जो देश है इनसे बड़ा खुश है। इनको टैक्स के नाते पहले इनका पूरा माफ़ किया, उसके बाद आधा किया। अभी वापस ये कह रहे हैं कि भी आपने इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है तो आप यहीं पे रहिए और अपना काम बढ़ाइए, तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये कंपनी 10% की वृद्धि आपको सेल मतलब रेवेन्यू में दे सकती है आने वाले दिनों में और 17% का नेट प्रॉफिट इसका बढ़ेगा। तो ये कंपनी का करीब 359 रुपये में ये कंपनी कोट करती है। आप 338 रुपए तक भी एवरेज कर सकते हैं और 405 रुपए का टारगेट अगले 2-3 क्वार्टर में आप देख पाएंगे। तो लिहाजा अगर आप एवरेज करते हैं तो करीब 15% का रिटर्न आपको मिल सकता है। धन्यवाद और जय हिंद। ओके, सीसीएल प्रोडक्ट्स में खरीदारी की सलाह वीके शर्मा जी की। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। तो आज के लिए शो में बस इतना ही।